हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 के बारे में। जो चैप्टर का नाम है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। अब दोस्तों इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा प्रकाश। अब प्रकाश से हम भली भांति परिचित हैं क्योंकि प्रकाश का यूज हम रेगुलर अपने दैनिक जीवन में करते हैं, चाहे वो सूर्य का प्रकाश हो या फिर आप रात्रि के समय जो बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है उसका यूज करते हैं। तो प्रकाश को हम अच्छी तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर अगर हम प्रकाश की परिभाषा को लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रकाश वह ऊर्जा है, वह ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, जो हमारी आंखों को संवेदित करता है। यानी कि ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करता है जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे क्या है कि अगर आप रात्रि के समय यानी कि अंधेरे में जब कोई वस्तु को आप देखते हैं तो वो वस्तु आपको नहीं दिखाई देता है। मान लेते हैं कि ये एक हमारा वस्तु है और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जो यहाँ पर इस वस्तु को देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इस वस्तु को अगर वो देखेगा तो जब यहाँ पर अंधेरा होगा तो इस व्यक्ति को ये वस्तु दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहीं पर जब प्रकाश की मात्रा उपस्थित होगा अर्थात जब यहाँ पर उजाला होगा तो ये व्यक्ति इस वस्तु को देख पाएगा। अब क्यों देख पाता है इस चीज के बारे में यहाँ पर जानिए। दोस्तों होता क्या है कि चाहे वो रात्रि के समय जब आप बल्ब जलाते हो या फिर दिन के समय सूर्य के द्वारा जो प्रकाश आता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि सूर्य से जो प्रकाश होती है वो निकलती है ऐसे, और जब सूर्य से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो क्या होता है, सूर्य बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये वस्तु पृथ्वी पर होता है तो बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर प्रकाश किरणें जाकर पड़ती हैं ऐसे। ये कुछ इस प्रकार से सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें ये जाकर इस वस्तु पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पड़ती हैं हर बिंदु पर, और जब इस वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु पर पड़ने के बाद में ये परावर्तित होती हैं। ये कुछ इस प्रकार से परावर्तित होती हैं। जैसे यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण आई तो वे टकराने के बाद वापिस लौटती हैं या इस तरफ लौटती हैं। तो ऐसे कंडीशन में इस वस्तु पर आकर प्रकाश की किरण टकराती हैं, टकराने के बाद में ये परावर्तित होती हैं। तो परावर्तित होने के बाद में ये व्यक्ति के आंख में जाकर पड़ती हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो वस्तु है ये वस्तु इस व्यक्ति को दिखाई देता है। और यही जब रात्रि होता है तो कोई प्रकाश किरण आती नहीं, तो प्रकाश किरण जब आती नहीं तो इस वस्तु से टकराकर कोई परावर्तन होता नहीं, इससे कोई भी प्रकाश की किरण आंख में नहीं पहुंचती और ये जो वस्तु है ये इस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो ये जो प्रकाश के किरण का यानी जो प्रकाश है इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है हमारे लाइफ में। तो यहाँ पर आपने प्रकाश को समझ लिया। अब हम बात करेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में। तो यहाँ पर हम इस चीज को मिटा देते हैं और हेडिंग अब हम डालेंगे प्रकाश का स्रोत। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग होगा प्रकाश का स्रोत। अब प्रकाश के मुख्यतया दो प्रकार के स्रोत होते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाश के मुख्यतया दो प्रकार के स्रोत होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला हमारा जो होता है वो होता है दीप्त प्रकाश का स्रोत, अर्थात यहां पर हो जाएगा दीप्त प्रकाश स्रोत। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो यहां पर दो प्रकार के स्रोत होते हैं, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब ये दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है इसके बारे में जानते हैं।
दोस्तों वे प्रकाश के स्रोत जो खुद से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं आपके दीप्त प्रकाश के स्रोत। अर्थात यहां पर जैसे मान लीजिए जो सूर्य होता है, ये सूर्य कैसा प्रकाश का स्रोत है? ये दीप्त प्रकाश स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश को खुद से उत्पन्न करता है। ठीक है, ऐसे जो तारे होते हैं, अब तारा जो होता है ये सूर्य ही एक तरह होता है, क्योंकि ये ज्यादा दूरी पर स्थित होता है इसलिए इसको तारा नाम दे दिया जाता है, और ये बहुत ज्यादा पास होता है इसलिए इसको सूर्य कहा गया। तो ये भी क्या है? दीप्त प्रकाश का स्रोत है। और यहीं पर अगर बल्ब कहा जाए, जो रात्रि के समय या दिन में भी जलाते हो, ये जो बल्ब होता है, ये बल्ब क्या है? ये भी दीप्त प्रकाश का स्रोत है। क्यों? क्योंकि ये सारे जो स्रोत है ये खुद से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारा हो गया दीप्त प्रकाश का स्रोत। अब यहां पर अगर आपको दीप्त प्रकाश के स्रोत की परिभाषा को लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि वह प्रकाश का स्रोत जो खुद से प्रकाश को उत्पन्न करता हो, दीप्त प्रकाश का स्रोत कहलाता है। तो यहां पर आपने दीप्त प्रकाश के स्रोत को जान लिया। अब हम बात करेंगे अदीप्त प्रकाश के स्रोत के बारे में। ध्यान दीजिए, वे प्रकाश के स्रोत जो खुद से प्रकाश को उत्पन्न ना करें, अदीप्त प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो तारे होते हैं, तारा जो होता है, जैसे तारा यहां पर होता है और तारों के बीच में जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा एक अदीप्त प्रकाश का स्रोत है। अदीप्त मतलब क्या है? कि ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, ये क्या करता है कि जो तारे होते हैं या सूर्य होता है, इनसे निकलने वाली प्रकाश की किरणें इस चंद्रमा से जाकर टकराती हैं कुछ इस प्रकार से, और काफी सारे तारों से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें जब चंद्रमा से टकराती हैं तो चंद्रमा से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं कुछ इस प्रकार से, और परावर्तित होकर वे प्रकाश की किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, और वो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में पहुंचती हैं। तो रात्रि के समय जो चंद्रमा होता है वो चमकीला दिखाई देता है, तो इससे हमें लगता है कि चंद्रमा से प्रकाश आ रहा है, अर्थात चंद्रमा प्रकाश का स्रोत है। लेकिन ये एक अदीप्त प्रकाश का स्रोत है, क्योंकि ये खुद से प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता, बल्कि सूर्य तथा तारों के प्रकाश के किरणों को ही परावर्तित कर हमारे पास तक पहुंचाता है। तो यहां पर ये हमारा हो गया अदीप्त प्रकाश का स्रोत। तो इस चीज का आप यहां से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश का परावर्तन। तो इस चीज को यहां से हम मिटा देते हैं और फिर अपने अगले टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या है, इस चीज को जानिए। दोस्तों क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर जाकर पड़ती है या पालिशदार तल पर जाकर पड़ती है, तो वह उस तल पर पड़ने के बाद में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश का किसी चिकने तल पर पड़ना तथा वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अर्थात जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक चिकना तल है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक प्रकाश की किरण जब जाकर इस चिकने तल पर पड़ेगी तो चिकना होने के कारण यहाँ से प्रकाश की किरण वापस लौट जाएगी। तो यही जो प्रकाश की किरण जाकर किसी चिकने तल पर वापस लौट जाती है, यही क्रिया कहलाता है आपका प्रकाश का परावर्तन। तो इस चीज की अगर हमको परिभाषा लिखनी हो तो हम कैसे लिखेंगे, इस चीज के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रकाश का किसी चिकने तल पर पड़ना, चिकने तल पर पड़ना तथा वापिस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब कि प्रकाश का किसी चिकने तल पर पड़ना तथा वापिस लौटने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है।
तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया। अब इस चीज को चित्र के माध्यम से यहाँ पर हम समझते हैं। यहाँ पर क्या है कि ये हम मान लेते हैं कि कोई एक चिकना तल है, ये कुछ क्या है, ये एक चिकना तल है, ठीक है, ये एक चिकना तल है। अब इस चिकने तल पर मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाश की किरण आती है और ये कुछ इस प्रकार से आकर पड़ती है। तो जब ये प्रकाश की किरण इस चिकने तल पर पड़ेगी तो चिकने तल पर पड़ने के बाद में ये वापिस लौटेगी कुछ इस प्रकार से। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण आकर चिकने तल पर पड़ती है वो प्रकाश की किरण आपकी कहलाती है आपतित किरण। कौन सी किरण कहलाती है? आपतित किरण कहलाती है। जो प्रकाश की किरण आकर चिकने तल पर पड़ती है आपतित किरण कहलाती है। उसके बाद में जो प्रकाश की किरण चिकने तल पर पड़ने के बाद वापिस लौटती है तो इस प्रकाश की किरण को बोला जाता है परावर्तित किरण। तो ये हमारा होता है परावर्तित किरण, यानी कि जो प्रकाश की किरण चिकने तल पर पड़ी, चिकने तल पर पड़ने के बाद वापस लौटने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। इतनी बात हो गई। उसके बाद में ये जो बिंदु होता है, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा उसी बिंदु से प्रकाश परावर्तित होता है, वो बिंदु आपका कहलाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, तो ये ध्यान दीजिए आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद में जिस तल में प्रकाश की किरण आपतित होती है तथा परावर्तित होती है, इस तल को कहा जाता है परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे? परावर्तक पृष्ठ। यानी कि जिस चिकने तल में प्रकाश का परावर्तन होता है उस चिकने तल को क्या बोला जाता है? परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। उसके बाद में ध्यान दीजिए कि ये जो आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु के ऊपर एक लंब रेखा खींच दें, यानी कि इस आपतन बिंदु से होती हुई एक लंब रेखा खींच दिया जाए तो ये लंब रेखा हमारी कहलाती है अभिलंब। क्या कहलाती है? अभिलंब। तो ये हमारा होता है अभिलंब। उसके बाद में ध्यान दीजिए, ये जो हमारी आपतित किरण है और ये जो हमारा अभिलंब है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच में बने कोण को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं और इसको लिखते हैं आई से। इतनी बात हो गई। उसके बाद में इस परावर्तित किरण और इस अभिलंब के बीच बने कोण को बोला जाता है परावर्तन कोण। क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण। तो ये हमारा होता है परावर्तन कोण, ठीक है, और इसको आर से लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। तो हम हेडिंग डाल देते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला नियम क्या है उसको हम यहां पर जानते हैं दोस्तों। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। ये प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है। ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं हमारा पहला नियम क्या है? आपतित किरण, उसके बाद में परावर्तित किरण, अभिलंब तथा आपतन बिंदु एक ही तल में होते हैं। ये हमारा ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसका पहला नियम है।
उसके बाद में दूसरा नियम हमारा जो है वो क्या है कि ये जो हमारा आपतन कोण होता है और ये जो हमारा परावर्तन कोण होता है, ये दोनों कोण बराबर होते हैं, अर्थात I बराबर R होता है। तो यहां से हमारा जो दूसरा हमारा नियम है वो क्या है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात I बराबर R, ये हमारा होता है दूसरा नियम प्रकाश का परावर्तन का। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में। दोस्तों प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः दो प्रकार हैं, जिसमें से हमारा पहला है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा हमारा है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ध्यान दीजिए, इस अनियमित परावर्तन को विसरित परावर्तन भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नियमित परावर्तन के बारे में। दोस्तों नियमित परावर्तन में जो ये परावर्तक पृष्ठ होता है, अर्थात ये जो चिकना तल होता है ये समतल होता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में मान लेते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, कुछ इस बिंदु पर पड़ती है और परावर्तित होती है कुछ इस प्रकार से। तो ये हमारी पहली प्रकाश की किरण हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण आती है, कुछ इस बिंदु पर पड़ती है, फिर उसके बाद में ये कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाती है। फिर ऐसे मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण और भी जाती है और ये परावर्तित होती है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, इस नियमित परावर्तन में क्या देखने को मिल रहा है, नियमित परावर्तन में हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर दो प्रकाश की किरणों के बीच में जो अंतर है, परावर्तन के पश्चात भी उनके बीच का अंतर समान है, ठीक है। यानी यहाँ पर अगर समांतर प्रकाश की किरणें गई है तो परावर्तन के पश्चात भी समांतर ये जा रही है। तो ये हमारा होता है नियमित परावर्तन, अर्थात इसमें नियम से परावर्तन होते हैं, इस कारण से इसका नाम पड़ गया नियमित परावर्तन। लेकिन अब हम बात करेंगे अनियमित परावर्तन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है ये ऊंचा खाली होता है, एक तरीके से आप खुरदुरा कह सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से परावर्तक पृष्ठ होता है, अर्थात चिकना तल होता है। और इसमें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो मान लेते हैं एक प्रकाश की किरण ये गई और परावर्तित हुई ये कुछ इस प्रकार से, ठीक। दूसरी प्रकाश की किरण ये गई और ये परावर्तित हुई कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे एक प्रकाश की किरण ये गई और ये परावर्तित हुई कुछ इस प्रकार से। तो ऐसे कंडीशन में हमें देखने को क्या मिल रहा है कि प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं जब, तो ये समांतर आपतित होती हैं। यहाँ पर इनके बीच में जितनी अंतर है ये समांतर आपतित होती हैं। लेकिन जब ये परावर्तित होती हैं, अर्थात इस परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद जब वापस लौटती हैं, तो वापस लौटने के बाद ये समांतर नहीं रह जाती हैं, अर्थात इनके बीच में अंतर, यहाँ जो परावर्तक पृष्ठ आपतित में था वो नहीं रह जाता, ये बिखर जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये नियम से प्रकाश की किरणें इस तरह परावर्तित नहीं होती, इधर उधर कुछ इस प्रकार से परावर्तित होती हैं। इसी कारण से इसको बोला जाता है अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो अनियमित इसीलिए अनियमित परावर्तन बोला जाता है। इसको एक नाम से और जाना जाता है विसरित परावर्तन। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या हुआ, समांतर आ रही थी, परावर्तन के बाद भी समांतर थी। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें समांतर आई लेकिन परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रह गई। तो ये हमारा हो गया नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। तो इस चीज का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में अब हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। तो यहां से हम इस चीज को मिटाते हैं और दर्पण के बारे में हम बात करेंगे। दर्पण में जो हमारा पहला दर्पण, जैसे हम यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं दर्पण, और जानते हैं कि दर्पण होता क्या है। दोस्तों क्या है, दर्पण जो है वो जैसे सुबह के टाइम जब आप आईना देखते हैं जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, वो एक तरीके का दर्पण है, समतल दर्पण है। अब इसको कैसे बनाया जाता है कि एक पारदर्शी कांच लिया जाता है, ठीक है, जिसमें एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सके, और उस पारदर्शी कांच के एक साइड में पेंट कर दिया जाता है, कलई कर दिया जाता है, तो वो बन जाता है दर्पण, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो दर्पण है ये दो प्रकार का है, जिसमें हमें दो प्रकार के दर्पण के बारे में बात करना है।
पहला जो हमारा है वो है समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा जो हमारा है वो है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। दो प्रकार के दर्पण हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण को बनाने के लिए हमने जस्ट अभी बताया कि ये जो आपका होता है दर्पण, ये एक तरीके का क्या है, समतल दर्पण है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। इसमें होता क्या है कि एक समतल पारदर्शी कांच लिया जाता है, ठीक है। क्या लिया जाता है, एक समतल पारदर्शी कांच लिया जाता है, एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सके जिसमें, और उसके एक साइड में पेंट लगा दिया जाता है, ठीक है, एक साइड में पेंट लगा दिया जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या बन जाता है, समतल दर्पण बन जाता है, जैसे ये इसमें आपका चेहरा दिखता है। अब एक बात उठती है कि इसमें चेहरा दिखता कैसे है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, और ये अपना चेहरा इसमें देखता है, तो इसको चेहरा कब दिखाई देगा, कब नहीं दिखाई देगा, ध्यान दीजिए। अंधेरे के टाइम में इस व्यक्ति को इस दर्पण में चेहरा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वहां पर प्रकाश नहीं होगा। लेकिन जब उजाला होगा या दिन का टाइम होगा तो इसका चेहरा इस दर्पण में दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, इस पर हम बात करते हैं। देखो होता क्या है, रात्रि के समय प्रकाश नहीं होता, दिन के समय प्रकाश होता है, या उजाले में प्रकाश होता है। तो प्रकाश आपके शरीर से होती हुई हर पॉइंट से प्रकाश की किरणें जाती हैं और दर्पण से आपके टकराती हैं। हर पॉइंट से, आपके शरीर के हर पॉइंट से प्रकाश की किरणें जाएंगी और दर्पण पर टकराएंगी। अब यही कारण होता है कि जितने ज्यादा प्रकाश होगा उतने अच्छा आपका प्रतिबिंब, अर्थात उसमें वो चेहरा उतने साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें आपके शरीर से होती हुई जाती हैं, दर्पण से टकराने के बाद में ये वापस परावर्तित होती हैं, ठीक है, ये वापस क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। तो जब ये परावर्तित होती हैं अर्थात वापस लौटती हैं, वापस क्यों लौटती हैं, क्योंकि इसके पीछे पेंट किया होता है। तो वापस लौटने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंखों में पड़ती हैं और हमारा जो प्रतिबिंब है इसमें दिखाई पड़ जाता है, यही रीजन होता है। तो ये हमारा हो गया समतल दर्पण, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए। उसके बाद में अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। दोस्तों, गोलीय दर्पण समझने के लिए हमने यहाँ पर एक कांच का खोखला गोला बना लिया है। आपको क्या करना है, आपको एक कांच का खोखला गोला लेना है। तो यहाँ पर हमने एक कांच का खोखला गोला ले लिया है और इस कांच के खोखले गोले को काट दिया जाए बीच से, कुछ इस प्रकार से यहाँ से, और इस प्रकार से यहाँ से इसको बीच से कट कर दिया जाए तो ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। और जब ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में अब ये क्या हुआ है, इसके यहाँ पर खाली स्थान है, यहाँ पर खाली स्थान है, ये एक कांच का एक भाग है कटा हुआ। तो ऐसे में अगर हम एक साइड में इसके कलई कर दें, मान लेते हैं बाहर की ओर इसके यहाँ पर हम कलई कर दें, ये कुछ इस प्रकार से। तो जब बाहर की ओर यहाँ पर हम कलई करेंगे तो होगा क्या कि अब एक तरफ कलई हो गया, एक तरफ कलई नहीं है, तो इस तरफ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ कलई है और इस तरफ कलई नहीं है और है ये कांच। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दर्पण तैयार हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक दूसरा दर्पण तैयार करेंगे इसी गोलीय भाग से, यानी कि इसके एक भाग को हमने उस तरफ ले लिया, एक भाग को इस तरफ लेंगे, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, और इसके अंदर कलई कर देंगे, बाहर कलई ना कर कर इसके अंदर कलई कर देंगे कुछ इस प्रकार से। तो जब इसके अंदर कलई करेंगे तो इस तरफ यदि कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पर इसके आगे बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या बना, हमें दो गोलीय दर्पण मिल गए। और इन दो गोलीय दर्पणों का अलग अलग नाम है, जिसको हम अगर बताएं आपको तो ये जो दर्पण बना इसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। और ये जो हमारा गोलीय दर्पण बना इसको हम बोलते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण की परिभाषा को लिखेंगे कि कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता
है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक खोखले कांच के गोले को बीच से कट कर दर्पण बनाया जाए तो ये जो दर्पण होगा ये हमारा कहलाएगा गोलीय दर्पण। अब इस गोलीय दर्पण को जब हमने बनाया तो यहाँ पर दो भागों में इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने में एक तरफ हमने बाहर की ओर कलई कर दिया और एक में हमने अंदर की ओर कलई कर दिया। तो दो प्रकार के यहाँ पर दर्पण हमको मिल गए। अब इस पहले वाले दर्पण को हम बोलेंगे उत्तल दर्पण और इस दूसरे वाले दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। तो अब हम क्या करते हैं, एक चीज और जान लीजिए, ये जो पूरा गोला था कांच का, इसका अपना एक केंद्र होगा, ठीक है, ये इसका अपना एक केंद्र होगा। तो इस केंद्र को अगर हम जब इसको कट कर दिया गया तो इस दर्पण के लिए ये जो केंद्र है ये कहलाएगा वक्रता केंद्र। क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। जब ये बीच में कट गया तो ये जो गोले का केंद्र था इस दर्पण के लिए ये वक्रता केंद्र कहलाएगा और इस दर्पण के लिए भी ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इस उत्तल दर्पण का चित्र और इस अवतल दर्पण का चित्र अलग अलग बना लेते हैं। उसके बाद में हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को अलग अलग बना लिया। यहाँ पर हमने हेडिंग दे दिया अवतल दर्पण और यहाँ पर उत्तल दर्पण। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की परिभाषा को लिख लेते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, सबसे पहले समझिए, ये जो हमारा कलई है इसमें कहां पर हुआ है, इस कलई जो है ये हमारा उभरे हुए तल में, अर्थात जो उभरा हुआ तल है उस तरफ यहाँ पर कलई की गया है इस अवतल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में जो कलई की गई है वो अंदर की तरफ यानी कि दबे हुए तल में की गई है। तो यहाँ पर अगर हम अवतल दर्पण की परिभाषा लिखें तो हम लिखेंगे कि वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल में हो, अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल में हो। परावर्तक पृष्ठ हमने किसको कहा था, जिस तरफ कलई नहीं की जाती, अर्थात इस तरफ कलई नहीं की गई तो कलई जिस तरफ नहीं की गई है वो दबे हुए तल में है, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबे हुए तल में हो अवतल दर्पण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा हो गई। अब यहां पर इसकी परिभाषा लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल में हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। यहां से मतलब क्या निकला कि इसमें परावर्तक पृष्ठ इस तरफ है ना, जिस तरफ कलई नहीं की गई है उसको परावर्तक पृष्ठ बोला जाता है। तो उभरे हुए तल यानी कि जिस तरफ उभरा हुआ है उस तरफ कलई नहीं की गई, अर्थात परावर्तक पृष्ठ किस तरफ है, उभरे हुए तल में। तो इसीलिए लिखा गया वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए तल में हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। दोनों की परिभाषा आपको यहाँ पर पता हो गया। इसमें परावर्तक तल दबे हुए तल में है, इसमें परावर्तक तल उभरे हुए तल में है। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा दर्पण है अवतल दर्पण, इसको हम m1 m2 मान दे देते हैं और इसको m1 m2 मान दे देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु है, ये इस बिंदु को हम लिखते हैं P से, और P हमारा क्या है, P हमारा है दर्पण का ध्रुव। तो यहां पर हम लिख देते हैं P बराबर दर्पण का ध्रुव, ठीक है। यहां पर जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है P, इसको बोला जाता है दर्पण का ध्रुव। तो यहां पर भी P बिंदु होगा।
तो इसको क्या बोला जाएगा, दर्पण का ध्रुव। तो यहाँ पर दोनों के लिए ये क्या होगा, पी बिंदु दर्पण का ध्रुव होगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा क्या है, ये हमारा जिस गोले को काटकर हमने इस दर्पण को बनाया है उसका केंद्र है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हम बोले थे वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर C बराबर क्या हो जाएगा, C को हम क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। तो ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, इसको हमेशा C से लिखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर भी C होगा, ये भी हमारा वक्रता केंद्र है। उसके बाद में ध्यान दीजिए, ये जो हमारा दर्पण का ध्रुव है और ये जो हमारा वक्रता केंद्र है, इसके मध्य बिंदु को हम बोलते हैं फोकस बिंदु और इसको कैपिटल F से लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर कैपिटल F बराबर क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु, क्या हो जाएगा, फोकस बिंदु। ठीक है, तो यहां पर ये जो वक्रता केंद्र है और ये दर्पण का ध्रुव है, इसके मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। ये फोकस बिंदु हो गया, तो इसका मध्य बिंदु जो होगा ये भी क्या होगा, दर्पण का फोकस बिंदु होगा। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब एक चीज और जानिए, ये जो हमारा है लाइन, जिसको हमने C यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव और फोकस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। क्या बोला जाता है, मुख्य अक्ष। ठीक है, और इसको भी बोला जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। इतनी चीज हो गई। तो यहां पर परावर्तक पृष्ठ किस तरफ है, अंदर की ओर दबे हुए तल में, यहां पर उभरे हुए तल में। यहां पर ये दर्पण का ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। दर्पण का ध्रुव हो गया, फोकस बिंदु हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। तो आपने इस अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के हर एक पॉइंट को समझ लिया। इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो गाइस, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के मुख्यतया 3 नियम हैं। अगर आप इन तीनों नियमों को जान लेते हैं तो किसी भी, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, दोनों से प्रतिबिंब बनाना आप बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। यानी कि आप प्रतिबिंब को चुटकियों में बना पाएंगे। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर क्या है कि पहला नियम जो कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। पहला नियम कह रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब समझिए, ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है। इस चीज़ को हम बता रखे हैं। ठीक है, क्या लिखा है, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, अर्थात अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ठीक है, और जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाती है। अर्थात दर्पण से जैसे ये टकराएगी, टकराने के बाद में ये इस फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल जाएगी। तो ये हमारा अवतल दर्पण के लिए होगा। अब यहाँ पर लिखा है या जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि कलई उस पार है तो प्रकाश किरण किस तरफ चलेगी, इस तरफ। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि अब दर्पण के उस पार तो ये जा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कलई किया गया है। ठीक, उस पार कलई किया गया है, पेंट लगाया गया है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, हमको पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर गई है तो दर्पण के फोकस बिंदु से जाएगी, तो जा नहीं पाएगी। लेकिन हम करेंगे क्या, इसको काल्पनिक रेखा द्वारा ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और जब काल्पनिक रेखा द्वारा खींच देंगे तो एक चीज हमको पता चल जाएगा। होगा क्या कि ये जाएगा, चिकने तल पर पड़ेगा तो उसी माध्यम में वापस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीछे कलई है। तो किस डायरेक्शन में वापस होगा, इधर वापस होगा, इधर वापस होगा, इधर वापस होगा। इस चीज को जानने के लिए हम इसको डॉट डॉट लाइन द्वारा फोकस बिंदु तक ले जाएंगे। और उसके बाद में अब हमको पता चल गया कि ये कुछ इस प्रकार से जाएगा, इसी लाइन के सीधे में। तो यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जानी थी, लेकिन फोकस बिंदु हमारा जो कलई के उस पार था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये इसी के डायरेक्शन में ऊपर की ओर निकल गई। तो ये हमारा हो गया पहला नियम प्रतिबिंब के बनाने का। ठीक है, तो इस नियम को जान चुके। अब हम दूसरे नियम के बारे में बात करेंगे। तो दूसरे नियम को जानने से पहले इसको अच्छे से मिटा देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हमने इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ से मिटा दिया। अब बात करेंगे दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है गोलीय दर्पण के फोकस बिंदु से जाने वाले प्रकाश की किरण, अर्थात गोलीय दर्पण के इस फोकस बिंदु से जाने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद
मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अर्थात जब ये कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाएगी तो जैसे ही दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, अर्थात इस वाली रेखा के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। यही नियम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो अब यहाँ पर देखो, इस तरफ से तो प्रकाश की किरण जाएगी नहीं फोकस बिंदु से। क्यों? क्योंकि फोकस बिंदु कलई के उस पार है। तो फोकस बिंदु की ओर कोई प्रकाश की किरण जाती है, ये मान लेते हैं ये फोकस बिंदु की ओर प्रकाश की किरण जाती है, ठीक है। और जब ये प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो अब ये कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। क्यों? क्योंकि कलई के उस पार तो समांतर हो नहीं सकती, तो इसी पार होगी, क्योंकि यहाँ पर इधर कलई किया गया है, इधर कलई नहीं है, तो ये इस तरफ परावर्तित हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे नियम के बारे में। तो तीसरे नियम को जानने के लिए इसको हम यहाँ से अच्छे से मिटाते हैं और फिर तीसरे नियम को भी जानते हैं। इसको भी यहाँ से हम मिटा देते हैं और फिर तीसरे नियम को आसानी से जानेंगे। ये हमारा हो गया। तीसरा नियम कहता है दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाती है। यानी कि कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण के वक्रता केंद्र से जाती है, ये हमारा वक्रता केंद्र है। इससे जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण पर जैसे टकराएगी तो टकराने के बाद में उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। देखो, उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। तो जिस मार्ग से वो आई थी उसी मार्ग से वापस हो गई। अब ऐसे यहाँ पर भी होगा। तो कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। अब वक्रता केंद्र हमारा कुछ इस प्रकार से इस तरफ है। क्यों? क्योंकि इस तरफ हमने डॉट लाइन द्वारा बढ़ाया, ये किस तरफ आ रही है? हमारी वक्रता केंद्र की ओर आ रही है, ठीक है। तो जब वक्रता केंद्र की ओर आ रही है तो दर्पण पर जैसे टकराएगी क्या हो जाएगी? उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। जा रही थी जिस मार्ग से, उसी मार्ग से वापस हो गई। तो प्रकाश का खेल केवल यहीं तक है, यहाँ पर दर्पण के ऊपर तक। इधर कोई प्रकाश की किरण जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि पीछे कलई की गई है। तो यहाँ पर जिस मार्ग से गई उसी मार्ग से वापस हो गई। तो ये तीन नियम हो गए आपके प्रतिबिंब के बनने के। ये तीन नियम अगर आपको आते हैं तो प्रतिबिंब आप आसानी से बना पाएंगे। तो आप क्या करें कि इस चीज का यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने के कंडीशनों को यहाँ पर जानेंगे। तो गाइज यहाँ पर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब के बनने के लिए यहाँ पर हमने दो चित्र बना लिए हैं अवतल दर्पण के, और दो दो कंडीशन के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। सबसे पहला कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। तो मान लेते हैं कि कोई एक वस्तु है और ये मान लेते हैं अनंत पर है, ये हमारा वस्तु ए बी है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान दीजिए, हमने बताया है कि तीन नियम अगर आपको आते हैं, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से हो जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है, दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। उसके बाद में एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है, दर्पण से टकराने के बाद में उसी मार्ग से वापस हो जाती है। इन तीनों नियम को हमने बताया है। तीनों नियम को अगर आपको आता है तो आसानी से आप प्रतिबिंब बना पाएंगे। तो यहाँ पर पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर वाला। तो ध्यान दीजिए, कोई एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, लेकिन जब अनंत से ये प्रकाश की किरण आएगी तो होगा क्या? बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, उनसे टकराकर ये इधर उधर जरूर होगी। तो ऐसे कंडीशन में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण को अनंत से लाना ये मतलब सुटेबल नहीं हो पाएगा। तो यानी कि जो पहला नियम है वो हमारा फेल हो जाएगा। अब हमारा दूसरा नियम है, एक प्रकाश की किरण इस वस्तु से चलेगी और हमारे इस फोकस बिंदु से टकराएगी और टकराने के बाद में ये जाकर दर्पण से टकराएगी। तो ये चीज़ हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से टकराती हुई जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हमारा पहला नियम, दूसरा नियम लग गया। अब तीसरा नियम बचा है, उसको लगा देते हैं। एक प्रकाश की किरण हमारी इस वक्रता केंद्र से जाएगी और वक्रता केंद्र से होती हुई ये कुछ इस प्रकार से दर्पण से जाकर टकराएगी। अब हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापस हो जाती है। तो ये उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं वहीं पर बनेगा। अर्थात प्रतिबिंब जो बनेगा वो हमारा फोकस बिंदु पर बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अनंत पर जब वस्तु हो तो प्रतिबिंब इस तरीके से बना पाएंगे। और अगर वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति को बताना है तो देखो, हमारा जो वस्तु है वो ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बना, यानी कि प्रतिबिंब उल्टा बना।
प्रतिबिंब हमारा परावर्तक पृष्ठ की ओर बना है, यानी कि इस कलई के उस पार नहीं बना है। तो ये हमारा जो प्रतिबिंब है ये वास्तविक प्रतिबिंब है। और ये जो हमारा वस्तु है ये बड़ा है और प्रतिबिंब छोटा है, तो हमारा प्रतिबिंब छोटा बना। तो यहाँ से हमको क्या मिला, प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और उसके बाद में वस्तु से छोटा है। ठीक है, ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो, यानी कि जो हमारा वस्तु है वो कुछ यहाँ पर स्थित है। ये हमारा जो वस्तु है ये ए बी जो है वो यहाँ पर स्थित है। ठीक, यानी कि अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा नियम लगेगा वो हमारा पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर वाला। तो एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और हमको पता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी दर्पण से टकराने के बाद में फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल जाएगी। हमने पहला नियम लगा दिया। दूसरा नियम हम लगाएंगे, दूसरा नियम देखो हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि देखो ये फोकस बिंदु जो है इससे एक प्रकाश की किरण एक बार हम ला चुके हैं, तो दूसरा नियम ना लगाकर हम तीसरा नियम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर एक प्रकाश की किरण इस वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, और वक्रता केंद्र से जब प्रकाश की किरण जाएगी तो ये जो है दर्पण से टकराएगी, और दर्पण से टकराने के बाद में उसी मार्ग से वापस हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है जब वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश की किरण जाती है तो उसी मार्ग से वो वापस हो जाती है, तो इसी मार्ग से वापस हो जाएगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा, जो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, वस्तु हमारा थोड़ा बड़ा था, प्रतिबिंब छोटा बना, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बना। उसके बाद में जो प्रतिबिंब है वो हमारा उल्टा बना, और वस्तु जो है प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बना है, अर्थात ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो दो कंडीशन हमने जान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इसके कंडीशंस को बदल देंगे, अर्थात तीसरे और चौथे कंडीशन को जानेंगे। तो इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं और यहाँ पर हम कंडीशन बदलते हैं। तो यहाँ पर हमने उन चित्र को मिटाकर फिर से बना लिया। जो हमारा तीसरा कंडीशन है वो है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, और चौथा कंडीशन है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु पर के मध्य हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में अब की बार जो वस्तु है वो कहाँ पर है, इस वक्रता केंद्र पर है। हमारा जो ए बी है ये इस वक्रता केंद्र पर है। ठीक है, तो जब वक्रता केंद्र पर है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहला नियम लगाएंगे, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराने के बाद में ये फोकस बिंदु से होती हुई ये कुछ इस प्रकार से आगे निकल जाएगी। ये हमारी पहली प्रकाश की किरण हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण हमारी क्या होगी, एक प्रकाश की किरण इससे होती हुई जाएगी और ये फोकस बिंदु से होगी, और ये हमारी होगी, और ये जाने के बाद में दर्पण से टकराने के बाद में कहाँ पर जाएगी, ये कुछ इस प्रकार से ये चली जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। यानी कि हमने क्या किया, पहला प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, ये हमारी फोकस बिंदु से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण हम फोकस बिंदु से ले गए और दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो यहाँ पर कट कहाँ कर रही हैं, ये दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर कट कर रही हैं, एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। तो अब की बार जो प्रतिबिंब बना, हमारा वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा था, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बना। अब यहाँ पर वस्तु की स्थिति यानी प्रतिबिंब की स्थिति को बताना हो तो क्या बताएंगे आप, प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है क्योंकि कलई के इस पार है, प्रतिबिंब हमारा वस्तु के बराबर है, बराबर साइज का है, और उसके बाद में उल्टा बना है। तो ये हमारा हो गया तीसरा कंडीशन। चौथे कंडीशन पर हम बात करते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस बिंदु के मध्य में हो, यानी कि जो वस्तु है हमारा यहाँ पर है। ठीक है, ये तो इसको नाम हम दे देते हैं ए बी, ये हमारा ए बी हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे। तो ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई। अब हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद में ये फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल जाती है। तो ये हमारी फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल गई। दूसरी प्रकाश की किरण अर्थात हम दूसरा नियम लगाएंगे, और ये प्रकाश की किरण हमारी कुछ इस प्रकार से जाएगी, और इस प्रकार से जाने के बाद में ये दर्पण से टकराएगी। तो दर्पण से टकराने के बाद में, जैसे हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ऐसे। तो यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर आ गई। तो दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ पर कट कर रही हैं, इसको कुछ यहाँ पर कट कर रही हैं। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा, अर्थात ए डैश बी डैश कुछ यहाँ पर बनेगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसकी स्थिति बतानी है तो आप कैसे बताएंगे, हमारा जो प्रतिबिंब बना वस्तु से बड़ा बना,
उल्टा बना और इस कलई के इस पार बना है, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बना। तो ये हमारा हो गया 4 कंडीशन। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद में हम अगले 2 कंडीशन पर बात करते हैं। तो फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले 2 कंडीशन पर। हमारा 5वां कंडीशन है जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो, और 6वां कंडीशन है जब वस्तु फोकस बिंदु तथा दर्पण के ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा जो है पहला कंडीशन है फोकस बिंदु पर। तो मान लेते हैं कि जो वस्तु है ये हमारा फोकस बिंदु पर है। तो जब फोकस बिंदु पर कोई वस्तु है तो ऐसे कंडीशन में एक प्रकाश की किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जो जाएगी प्रकाश की किरण वो दर्पण से टकराने के बाद में किस बिंदु से होती हुई आएगी, इस फोकस बिंदु से होती हुई आएगी। ये कुछ इस प्रकार से हमारा पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हमारा लग नहीं पाएगा। तीसरा नियम हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि कोई एक प्रकाश की किरण जो है वो कुछ इस प्रकार से जाती है, ये कुछ वक्रता केंद्र से होती हुई जाती है और दर्पण से टकराती है। तो जब जैसे ये इस प्रकार से जब कोई प्रकाश की किरण गई वस्तु से टकराने के बाद और दर्पण पर टकराए तो ये उसी मार्ग से वापस हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद में उसी मार्ग से वापस हो जाती है। तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये दोनों प्रकाश की किरणें कहीं पर कट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये आगे जाकर कहीं पर कट करेंगी तो वहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इस वस्तु से बड़ा बनेगा, बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा क्योंकि इसके इस तरफ बनेगा, और उसके बाद में जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। तो ये हमारा हो गया जब वस्तु फोकस बिंदु पर हो। अब हम बात करेंगे जब वस्तु दर्पण के ध्रुव, फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य हो, यानी कि जो वस्तु है वो हमारा यहाँ पर है। तो ऐसे कंडीशन में अब हम क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे कुछ इस प्रकार से। तो हमको पता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो हमारी फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल आएगी। ये हमारी पहली प्रकाश की किरण हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण को हम कुछ इस प्रकार से इस वक्रता केंद्र से ले जाएंगे, ये कुछ यहाँ से। तो ये जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो हमको पता है कि जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापिस हो जाती है। तो अब की बार यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण आगे कहीं जाकर मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो डायरेक्शन है, एक इस तरफ भग रही है और एक इस तरफ भग रही है। तो ये आगे जाएंगी तो इनके बीच का कोण बढ़ता जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार से दूरी बढ़ने के कारण ये कभी मिलने वाली नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जैसे ये कभी मिलेंगे नहीं तो हम करेंगे क्या कि ये जो हमारा लाइन है इसको अगर हम डॉट डॉट लाइन द्वारा कुछ इस प्रकार से बढ़ा दें और इसको भी डॉट डॉट लाइन द्वारा इस प्रकार से कुछ बढ़ा दें तो यहाँ पर ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं जरूर कट करेंगे, और जब यहाँ पर ये कट करेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा और यही हमारा प्रतिबिंब होगा A डैश B डैश। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अगर हमें प्रतिबिंब की स्थिति को बतानी है तो हम क्या बताएंगे, प्रतिबिंब जो बना वस्तु से बड़ा बना। उसके बाद में ध्यान दीजिए, ये जो प्रतिबिंब है ये प्रतिबिंब हमारा आभासी अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब है। क्यों? क्योंकि इस दर्पण के उस तरफ बना है जिस तरफ कलई की गई है, यानी कि ये प्रकाश की किरण उस तरफ जाएगी नहीं, यहाँ पर डॉट डॉट लाइन द्वारा बढ़ाकर कल्पना की ओर किया गया है। तो ये प्रतिबिंब हमारा इस तरफ बना, और उसके बाद में ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब हमारा सीधा बना है। क्यों? क्योंकि ये जो वस्तु है ये ऊपर है और प्रतिबिंब भी ऊपर बना है। तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अब हम उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम को लेकर 2 चित्र यहाँ पर हमने बना लिया है। पहला उत्तल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर केवल 2 ही कंडीशन होंगे। पहला कंडीशन जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा कंडीशन जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के मध्य में हो। तो मान लेते हैं कि जो हमारा वस्तु है वो अनंत पर यहाँ पर स्थित है। अब ध्यान दीजिए, अनंत पर जब कोई वस्तु स्थित होता है तो वहां से समांतर प्रकाश की किरण को लाने में असुविधा होगी, क्योंकि बहुत पार्टिकल पड़ेंगे बीच में, तो वो अपने रास्ते को बदल देगा। तो हमारा पहला नियम लग नहीं पाएगा। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 2 प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चलती है, इससे ये कुछ इस प्रकार से 2 प्रकाश की किरण चलती है और ये हमारी फोकस बिंदु पर जाकर मिलती है। ये हमारी फोकस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हैं, ये कुछ इस प्रकार से।
मतलब क्या हुआ समझिए कि यहाँ पर हमने क्या किया कि दो प्रकाश की किरण इस वस्तु से टकराकर चली और दर्पण पर टकराई। तो जब ये दर्पण पर टकराएगी तो ये हमारी फोकस बिंदु की ओर जा रही थी, तो फोकस बिंदु की ओर जाएंगी तो दर्पण से टकराने के बाद में ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। ये कुछ इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। और जब दोनों प्रकाश की किरण फोकस बिंदु की ओर जा रही थी, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो जब हम पीछे डॉट डॉट लाइन द्वारा बढ़ाए तो प्रतिबिंब जो बना वो हमारा फोकस बिंदु पर बना। तो ऐसे कंडीशन में अगर प्रतिबिंब की स्थिति को हमको बताना हो तो हम कैसे जानेंगे? यहाँ पर जो हमारा वह प्रतिबिंब बना वो फोकस बिंदु पर बना। प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बना, क्यों? क्योंकि इस कलई के उस पार बना है, और प्रतिबिंब ये जो हमारी वस्तु है वस्तु से छोटा बना है। तो ये हमारा हो गया जब वस्तु अनंत पर हो तब का प्रतिबिंब। अब हम बात करेंगे जब कोई वस्तु अनंत और दर्पण के बीच में हो, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर हम नियम लगाएंगे, यहाँ पर ये हमारा ए बी वस्तु हो गया, यहाँ पर हम एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, क्योंकि अब ये दर्पण के पास आ चुका है। तो जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु की ओर जाएगी। तो ध्यान दीजिए फोकस बिंदु की ओर जाएगी, यहाँ पर फोकस बिंदु की तरफ ये जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कलई की गई है, तो इसको हम डॉट डॉट लाइन द्वारा बढ़ा लिए, अर्थात ये प्रकाश की किरण ऊपर कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। इतनी बात हो गई। उसके बाद में एक प्रकाश की किरण जो है वो हमारी चली जाएगी यहाँ पर वक्रता केंद्र से, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी जाएगी ये। तो जब ये वक्रता केंद्र से जाएगी तो ये हमारी डॉट डॉट लाइन द्वारा कुछ यहाँ पर बढ़ जाएगा, और जब वक्रता केंद्र से ये प्रकाश की किरण चली गई तो ये जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से वापस हो जाएगी। अब यहाँ पर ये एक दूसरे को कट कहाँ पर की? कट कुछ यहाँ पर की, अर्थात प्रतिबिंब जो बनेगा वो कुछ यहाँ पर बनेगा, और जो प्रतिबिंब की स्थिति है वो कैसी है? इस वस्तु से छोटी है, आभासी है, क्योंकि कलई के उस पार बनी है। और उसके बाद में ये जो प्रतिबिंब है ये सीधा बना है, क्योंकि ऊपर वस्तु था ऊपर ही प्रतिबिंब बना है। तो ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद में हम आगे बात करते हैं। तो गाइस फाइनली से हम आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर। टॉपिक है हमारा दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। अब इस चीज को आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस चीज को अगर आप नहीं जान पाए तो आगे एक सूत्र होगा 1/v + 1/u = 1/f। इस वाले सूत्र पर कोई भी न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाएंगे अगर आप इस चीज को नहीं जान पाएंगे। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है। इसको समझने के लिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो हमारा दर्पण है, दर्पण के इस तरफ की जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो पॉजिटिव मापी जाएगी, अर्थात प्लस में मापी जाएगी। दर्पण के इस तरफ की जितनी भी दूरी मापी जाएगी वो माइनस में मापी जाएगी। और उसके बाद में ऐसे ही यहाँ पर अगर हम आ जाएं इस उत्तल दर्पण में, तो इस तरफ की दूरी भी हमारी पॉजिटिव होगी और इस तरफ की जो दूरी होगी वो निगेटिव होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। साथ में एक चीज और जान लीजिए, जैसे वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, ये सब होती है। तो अगर नीचे की तरफ अगर इस प्रकार से कोई एक प्रतिबिंब यहाँ पर बना, मान लेते हैं ये प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब की लंबाई मापनी है, तो प्रतिबिंब अगर नीचे की तरफ है, अर्थात नीचे की तरफ की दूरी को जब आप मापेंगे तो वो माइनस में होगा, और ऊपर की तरफ जब दूरी मापेंगे तो वो प्लस में होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जैसे यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा जाता है तो वस्तु की दूरी को u से लिखा जाता है। अब जो वस्तु की दूरी होगी ये ऊपर की तरफ मापी गई है, तो ये दूरी हमारी +u होगी, ठीक है। अब प्रतिबिंब मान लेते हैं, प्रतिबिंब हमारा a', जैसे अभी हम बताए a' b' बना, ये कुछ इस प्रकार से। तो अगर हमको प्रतिबिंब की दूरी मापनी है तो ये हमारी माइनस में हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ दूरी को मापा गया है, नीचे की तरफ दूरी को मापा गया है। तो ये है हमारा चिन्ह परिपाटी। यहाँ पर इसके इस साइड में जितनी भी दूरियां होंगी, इसके इस साइड में जितनी दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी, इस दर्पण के ध्रुव के इस साइड में जितनी भी दूरियां होंगी वो माइनस में होंगी, और नीचे की तरफ जितनी लंबाई जो मापी जाएगी उसको प्लस में, और ऊपर की तरफ जो लंबाई मापी जाएगी उसको माइनस में मापा जाएगा। तो ये हमारा है चिन्ह परिपाटी। आई होप कि ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और उसके बाद में अब हम बात करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में। तो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध के बारे में। इसके लिए सबसे पहले हमको एक चित्र बनाना होगा।
चित्र हमारा क्या है कि हम क्या करेंगे कि एक प्रकाश की किरण मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये कुछ इस प्रकार से, और ये हमारी ए प्रकाश की किरण जाती है और दर्पण के मान लेते हैं बी बिंदु पर ये टकराती है। तो हमको पता है जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद में वो फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल जाएगी। तो ये हमारी हो गई एक प्रकाश की किरण। अब ध्यान दीजिए, एक चीज हमने आपको बताया था आपतित, वो बताया था परावर्तन का नियम। जैसे देखो यहाँ पर हमने परावर्तन के नियम में बताया था कि एक प्रकाश की किरण किसी चिकने तल पर पड़ती है, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये चिकने तल पर पड़ी, अर्थात ये कौन सी प्रकाश की किरण थी? आपतित किरण थी। तो ये हमारी आपतित किरण हो गई और दर्पण से टकराने के बाद में जो वापस लौटी ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। अब ये जो बिंदु है बी, ये कौन सा बिंदु हो गया? हमारा आपतन बिंदु। ये जो हमारा बिंदु है ये आपतन बिंदु कहलाता है। तो ये जो बिंदु होगा ये कौन सा बिंदु होगा? आपतन बिंदु होगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम आपतन बिंदु से कुछ इस प्रकार से इस सी तक ऐसे खींच दें डॉट डॉट लाइन द्वारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब की तरह हो जाएगा। इसके बीच में अगर कोई लाइन खींचते हैं तो ये क्या कहलाता है? अभिलंब। तो ये हमारा अभिलंब की भांति कार्य कर रहा है। तो इतनी चीज आपने समझ लिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर हमको करना क्या है। यहाँ पर हमको पता है कि ये जो कोण होता है ये हमारा आपतन कोण और ये जो परावर्तन कोण होता है ये दोनों कोण बराबर होते हैं परावर्तन के नियम से। तो इस चीज को सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे। तो इसको हम पहले दो भागों में कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर देते हैं और लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हमें क्या मिला कि कोण ए बी सी और कोण सी बी एफ दोनों बराबर हैं। तो यहां पर हम लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ, यानी कि ये कोण और ये कोण हमारे बराबर हैं परावर्तन के नियम से। ये हमारी पहली बात हो गई। दूसरी बात देखो, यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये कैसा कोण बन रहा है? अगर इसको हम बाहर निकालें तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, दर्पण से टकराने के बाद ये कुछ इस प्रकार से आया और ये कुछ इस प्रकार से आया। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोण बना, यहाँ पर ये कोण बना। तो ये हमारा बिंदु सी है और ये एफ है। यहाँ पर अगर देखें ये जो हमारा कोण है ये हमारा कुछ इस प्रकार से गया, तो ये वाला आपतन कोण है और ये वाला हमारा परावर्तन कोण है। अब ध्यान से अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये दोनों कोण एक दूसरे के एकांतर हैं। तो जब कोण एकांतर होते हैं तो दोनों एकांतर कोण बराबर होंगे। तो यहां से हम क्या ले सकते हैं? कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ। तो यहां पर हम लिखेंगे एकांतर कोण से, क्या लिखेंगे? एकांतर कोण से। तो एकांतर कोण से हम क्या लिख सकते हैं? कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, इतनी चीज हो गई। दूसरी बात, एक चीज और भी जानिए, अगर इसको यहां से मिला दें तो और यहां पर देखें तो ये वाला कोण हमारा ये वाला कोण है और ये वाला कोण हमारा ये वाला कोण है। तो एक ही त्रिभुज में यहाँ पर दो कोण बन रहे हैं, एक ये और एक ये। अब ध्यान दीजिए ये दोनों कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपतन कोण है यहाँ पर एबीसी वही हमारा परावर्तन कोण भी तो है, आपतन कोण के बराबर। तो ये कोण है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण जब इसके बराबर है तो परावर्तन कोण भी इसके बराबर होगा, अर्थात एक ही त्रिभुज के दो कोण, यहाँ पर ये और ये दोनों कोण बराबर हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब एक ही त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है, अर्थात इसके सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों बराबर होंगे। अर्थात इस कोण के सामने वाली भुजा ये और इस कोण के सामने वाली भुजा ये दोनों बराबर होंगे। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं CF, यहां से लिख सकते हैं BF इजिकल टू FC। क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं BF इजिकल टू FC। तो इसको लिखने से पहले थोड़ा हम थ्योरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि त्रिभुज BCF में दो कोण आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर हैं, अतः
अतः अब हम क्या लिख सकते हैं, उनके सम्मुख भुजा बराबर होगी, ये BF बराबर FC हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BF बराबर FC। ये इतनी बात हो गई। उसके बाद और एक चीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये जो दूरी है, ये F से लेकर B तक की दूरी और जो F से लेकर P तक की दूरी, ये लगभग बराबर होगी। क्यों होगी, इस चीज को भी यहाँ पर जानिए। सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं और उस चीज के बारे में भी बात करते हैं। दोस्तों क्या है कि ये जो दर्पण का द्वारक है M1 M2, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो जब ये छोटा होगा तो ये B बिंदु बहुत ज्यादा समीप होगा इस P के। तो यहां से हम कह सकते हैं कि F से लेकर जो B तक की दूरी है और जो P से लेकर F तक की दूरी है, ये लगभग बराबर होगी। अर्थात यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं BF बराबर PF लिख सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बिंदु है ये इस P के बहुत ज्यादा समीप है, अर्थात यहाँ कहीं होगा। क्यों, क्योंकि दर्पण का द्वारक जो है वो बहुत छोटा है। तो यहां से हम लिख देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, अतः यहां से क्या लिख सकते हैं, BF बराबर PF। तो यहां पर हम लिख देते हैं VF बराबर PF। इतनी बात हो गई। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में जानिए। ये जो हमारी ये जो केंद्र है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र जो है, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, P से लेकर C तक की दूरी, अर्थात PC बराबर हम क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FC। क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FC। ध्यान दीजिए, ये जो P से लेकर C तक की दूरी है, इसको क्या लिख सकते हैं, PF प्लस FC। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारा FC है, FC का मान यहां पर दिया गया है, तो FC के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, BF लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर PC बराबर हो जाएगा PF प्लस और FC के स्थान पर BF हो जाएगा। तो ये हमारा BF हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो BF लिखा है, इस BF के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। यहां से आप देख लीजिए, तो यहां पर हमारा हो जाएगा PC इजिकल टू PF प्लस PF। ठीक है, अब ये PF 2PF हो जाएगा, तो यहाँ पर PC बराबर हो जाएगा 2PF। अब ध्यान दीजिए, ये जो PF है, ये क्या है, P से लेकर F तक की दूरी, ये दूरी जो होती है इसको कहा जाता है फोकस दूरी, और इसको स्मॉल f से लिखा जाता है। ठीक है, ये जो P से दर्पण के ध्रुव से और फोकस बिंदु तक की जो दूरी होती है उसको f से लिखा जाता है और उसको फोकस दूरी कहा जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे, चूंकि PF बराबर स्मॉल f और उसके बाद में PC बराबर, आप देखो P से लेकर C तक की दूरी, अर्थात दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा R हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका मान, हमारा PC का मान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। और जब इस मान को इस वाले समीकरण में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, PC के स्थान पर R हो जाएगा और 2 हो जाएगा, PF के स्थान पर F हो जाएगा। अर्थात यहां से हमको मिला F इजिकल टू R/2। यही है हमारा F और R में रिलेशन, अर्थात जो हमारी फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। यहां से इस चीज का आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद में अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के सूत्र के बारे में। तो गाइस फाइनली से अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण के सूत्र के बारे में। इसमें हमने क्या क्या कर लिया है उसको यहाँ पर बताते हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र बना लिया है। यहाँ पर जब वस्तु कोई वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वो यहाँ पर ये रखा हुआ है और इस वस्तु से एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, दर्पण से टकराया, दर्पण के मान लेते हैं R बिंदु पर टकराया है और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होती हुई आगे निकल गई। उसके बाद में इस दर्पण से एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर गई और दर्पण से टकराने के बाद उसी मार्ग से वापिस हो गई। अब यहाँ पर ये कट यहाँ पर की, अर्थात यहाँ पर A' और B' हमारा प्रतिबिंब बन गया। इतनी बात हो गई। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वस्तु हमारा AB है इसी के बराबर हमारा यहाँ से अगर R से N तक की दूरी लेंगे तो ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो R से N तक की दूरी है ये
मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले प्रकाश के बीच की दूरी है। तो समांतर गए तो हर बिंदु पर दूरी बराबर होगा, अर्थात जो दूरी यहाँ होगा वही दूरी यहाँ होगा। तो ये चीज हो गई। तो इतनी चीज को हमने यहाँ पर बना लिया है। अब ऐसे कंडीशन में हमने कुछ प्रोडक्ट को यहाँ पर भी लिख लिया है, यहाँ पर हमने फोकस दूरी को लिख लिया है। तो फोकस दूरी हमको पता है कि P से लेकर यानी दर्पण के ध्रुव से लेकर और फोकस बिंदु तक की दूरी को कहा जाता है। तो P से लेकर F तक की, अर्थात PF बराबर हमारा हो गया माइनस F, यानी फोकस दूरी को F से लिखा जाता है और माइनस क्यों लग गया इसको ध्यान दीजिए। हमने अभी जस्ट चिन्ह परिपाटी आपको समझाया, उसमें क्या होता है कि दर्पण के इस तरफ मापी गई जितनी दूरियां होती है वो माइनस में होती हैं। तो फोकस दूरी जो हमारी है वो क्या है, यहां से और यहां तक की दूरी है, तो इस तरफ है तो माइनस में हो गई। उसके बाद में हमारा अगला है वक्रता त्रिज्या। तो P से लेकर और C तक की दूरी हमारी वक्रता त्रिज्या कहलाती है, उसको R से लिखा जाता है। और इस तरफ है तो यहां पर इसको लिख लिया गया माइनस R, ठीक है। और वस्तु की दूरी, तो वस्तु हमारा यहाँ है तो P से लेकर B तक की दूरी हो गई, अर्थात यहाँ पर PV हो गई। और वस्तु की दूरी को U से लिखा जाता है तो U हो गया, और इस तरफ की दूरी है तो माइनस लग गया। उसके बाद में प्रतिबिंब की दूरी P से लेकर B डैश तक हो गया, तो हमारा PB डैश बराबर माइनस B हो गया, क्योंकि प्रतिबिंब की दूरी को माइनस V से लिखा जाता है। और माइनस कब लगता है, जब इस दर्पण के इस तरफ की दूरी हो। तो इतनी बात यहाँ पर हमने लिख ली है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप त्रिभुज ABC देखें और उसके बाद में त्रिभुज C, ये दो A डैश B डैश C देखें, यानी कि इस त्रिभुज को हम बाहर निकालते हैं। ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज हमारा बना है, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। नहीं, ये इस प्रकार से नहीं, बल्कि थोड़ा इसको थोड़ा, ये कुछ इस प्रकार से, ये इस प्रकार से बना, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया, ये B डैश हो गया और ये A डैश हो गया। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, अर्थात ABC और A डैश B डैश C दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समकोणिक हैं। और जब त्रिभुज समकोणिक होती हैं तो उनमें क्या होता है कि इसके लिए हम एक रिलेशन लिख सकते हैं कि पहले त्रिभुज का लंब बटा दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटा दूसरे त्रिभुज का आधार। तो यहां से हमारा पहला त्रिभुज का लंब क्या होगा, AB बटे, और दूसरे त्रिभुज का लंब A डैश B डैश हो जाएगा, तो हमारा A डैश B डैश हो गया, बराबर किसके होगा, आधार। पहले त्रिभुज का आधार क्या है, BC है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा BC बटे, और दूसरे त्रिभुज का आधार B डैश C, तो हमारा हो जाएगा B डैश C। ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C समकोणिक हैं, अतः अब हम ये लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं AB बटे A डैश B इजिकल टू BC बटे B डैश C। यहां से हमने इस चीज को लिख लिया, लंब बटे लंब बराबर आधार बटे आधार। तो ये हमारा हो गया, और इसको हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात यहां पर हो गई। तो इसको अब हम मिटाते हैं और दूसरे पार्ट पर बात करते हैं। दूसरे पार्ट को अगर हम देखें तो यहां पर देखिए, यहां पर RNF और उसके बाद में A डैश B डैश F, ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये भी समकोणिक है। अर्थात इसको अगर हम बनाएं तो ये कुछ इस प्रकार से है त्रिभुज, ये कुछ इस प्रकार से त्रिभुज है ये। अब यहां पर ये हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा RNF, RN और ये F हो जाएगा, और B डैश A डैश B डैश A डैश। अब यहां पर भी देखो, ये त्रिभुज क्या है, समकोणिक है। तो अब यहां पर लिखेंगे, फिर यहां पर लिखेंगे आल्सो, यानी कि दोबारा। यहां पर दोबारा क्या है कि ये जो RNF है त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज RNF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F, A डैश B डैश F समकोणिक है,
हैं। अतः यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब, पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं यनार, ये हमारा लंब बटा और इसका a डैश b डैश इज इक्वल टू, और यहाँ पर हो जाएगा NF, यहाँ पर हमारा हो जाएगा NF बटे और ये हमारा हो जाएगा b डैश f, तो ये हमारा होगा b डैश f। तो ये चीज लिख सकते हैं। तो इस चीज को यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे NR बटे a डैश b डैश इज इक्वल टू NF बटे b डैश f। इतनी बात यहाँ पर हो गई। तो इस चीज को यहाँ से अब हम मिटाते हैं और कुछ बात करेंगे आगे। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर आप देखें तो ये जो n से लेकर r तक की दूरी है और ये AB जो है ये बराबर है। अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं चूंकि NR इज इक्वल टू AB, NR इज इक्वल टू AB, ये हमने लिख लिया। तथा देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो n से ये जो हमारा n से लेकर r तक की दूरी है, अब ये जो दूरी है ये बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा है, तो ये जो r बिंदु है ये कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ से लेकर n से लेकर f तक की जो दूरी है ये p से लेकर f तक की दूरी के बहुत ज्यादा पास होगी, क्योंकि ये बिंदु अगर यहाँ पर होगी तो ये अगर लाइन खींचे तो यहाँ पर आएगा। अर्थात n से लेकर f तक की दूरी p से f तक की दूरी के बराबर होगा। यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं NF इज इक्वल टू PF। अब ये लगभग है, लगभग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये बिंदु कुछ यहाँ पर होगा, क्योंकि दर्पण का द्वारक बहुत ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पर n से लेकर f तक की दूरी, p से लेकर f तक की दूरी लगभग बराबर होगी। तो ये चीज हमने लिख ली। अब दोनों मानों को हम इस वाले समीकरण में रख देंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर NR के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, NR के स्थान पर AB, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा AB बटे A डैश B डैश बराबर, अब देखो NF लिखा है तो हमारा यहाँ पर NF बराबर PF मिला है, तो PF लिख देंगे NF के इस NF के स्थान पर, और B डैश F हो जाएगा, B डैश F हो गया। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो यहाँ पर भी AB बटे A डैश B का मान मिला है, यहाँ पर भी AB बटे A डैश B डैश का मान मिला है। तो हम क्या करेंगे, ये मान और ये मान बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हमें मिला BC बटे V डैश C बराबर किसके होगा, PF बटे P डैश F। अब इस चीज को हम लिख क्या सकते हैं, इसके बारे में ध्यान से देखो, BC लिखा है, BC, B से लेकर C तक की दूरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, PB माइनस PC लिख सकते हैं। इस BC को क्या लिख सकते हैं, इस दूरी को क्या लिख सकते हैं, इतनी में दूरी में से अगर इतनी दूरी माइनस कर दे तो ये दूरी बच जाएगी। अर्थात PB माइनस PC लिख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हम लिखेंगे PB माइनस PC बटे में हो जाएगा B डैश C लिखा है, B डैश C लिखा है। तो इस दूरी को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इस PC में से PB डैश घटा देंगे, तो यहां पर हमारा हो जाएगा PC माइनस PB डैश। इतनी बात हो गई, ये चीज इसके बराबर हो गया। PF लिखा है, P से लेकर F तक की दूरी, तो ये तो हमारी फोकस दूरी है, इसको ऐसे ही उतार देंगे। और देखो B डैश F लिखा है, B डैश F। अब इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, PB डैश में से PF घटा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, PB डैश में से PF घटा देंगे, तो दूरी जो बचेगी वो यही तो बचेगी। इतनी दूरी में से इतनी दूरी घटाएंगे तो यही तो दूरी बचेगी, अर्थात B डैश F तो बचेगा। तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे यहाँ से उठाकर, तो देखो यहाँ पर PB लिखा है, तो PB का मान हमारा माइनस U है, तो हमारा हो जाएगा माइनस U और माइनस, फिर देखो यहाँ पर PC लिखा है, PC का मान माइनस R है, तो यहाँ पर माइनस R हो गया। उसके बाद में PC लिखा है तो माइनस R हो गया, और उसके बाद में PB डैश लिखा है तो PB डैश का मान माइनस V है। इतनी बात हो गई। PF लिखा है तो ये हमारा माइनस F होगा, यहाँ पर PF बराबर F, और PB डैश लिखा है तो PB डैश का मान हमारा माइनस V है। इतनी हो गई, और उसके बाद में यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा है PF, तो PF का मान हमारा क्या है, माइनस F।
तो ये -f हो गया। इतनी बात हो गई। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें देखो यहाँ पर हल करने से पहले ये जो r लिखा है, चूंकि हमको क्या पता है, चूंकि पता है f इजिकल टू होता है r/2, अर्थात r इजिकल टू हम लिख सकते हैं 2f। ये चीज अभी जस्ट हमने प्रूव किया है, ठीक है। तो ये r के स्थान पर हम 2f लिख देंगे, क्योंकि जो हमारा सूत्र है जो प्रूव करना है वो है 1/b + 1/u इजिकल टू 1/f। तो इसमें कोई r आने का मतलब नहीं निकलता है, तो यहाँ से r को हमें गायब करना है, तो r के स्थान पर हम r इजिकल टू 2f लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर r के स्थान पर क्या हो जाएगा 2f। तो हम जब क्वेश्चन खोलेंगे तो हमारा -u और माइनस प्लस और r के स्थान पर 2f, तो यहाँ पर 2f हो गया, और यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा -2f प्लस v इजिकल टू -f/-v प्लस f। इतनी बात हो गई। अब इस चीज का यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट हम करते हैं, माइनस से माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, और u से v में होगा तो ub हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो गया ub, ठीक है। अब माइनस से प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा और uf हो जाएगा, अर्थात -uf हो गया। इतनी बात हो गई। अब हम 2f से v में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 2fb हो गया, 2fv हो गया। इतनी बात हो गई। अब इस 2f का जब हम f से करेंगे तो प्लस 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 और 2f स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस 2f स्क्वायर हो गया इजिकल टू हो जाएगा। अब इसका इससे करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, अर्थात 2f स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और f का जब b से करेंगे तो fb हो जाएगा और माइनस 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 और प्लस माइनस हो जाएगा, तो -fb हो गया। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको उस तरफ ले जाएंगे और इसको इस तरफ ले जाएंगे, तो हमारा हो जाएगा ub माइनस uf माइनस 2fb, और ये इस तरफ आएगा माइनस, ये हमारा माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा, fb हो जाएगा और 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर। इतनी बात हो गई। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और देखो 2fb में से fb घट जाएगा, तो हमारा एक ही fb बचेगा, अर्थात यहाँ पर बचेगा ub माइनस uf माइनस, अब देखो यहाँ से 2fb में से एक fb घट गया तो हमारा fb बचा है, fb इजिकल टू 0। दोनों पक्षों में हम ubf से भाग कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा जब ubf से भाग हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, ubf से भाग, अर्थात यहाँ पर ubf, यहाँ पर ubf, यहाँ पर uvf इजिकल टू, अब यहाँ देखो 0/ubf हो जाएगा, ubf। इतनी बात हो गई। अब जब ubf है तो u और b से, तो ub कट गया, uf तो u और f कट गया, fv तो f और b कट गया, तो बचा क्या, यहाँ पर बचा 1/v, यहाँ पर देखो 1/f बचा, 1/f माइनस 1/, यहाँ पर बचा क्या v और -1/u इजिकल टू 0 बचा, ठीक है। अब इसका जब पक्षांतर हम कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 1/v प्लस 1/u इजिकल टू 1/f, और यही आपका सूत्र है दर्पण का। तो इस चीज का आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद में हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। तो दोस्तों फाइनली से आ चुके हैं अपने अगले टॉपिक पर। टॉपिक है गोलीय दर्पण के रेखीय आवर्धन का सूत्र। अब रेखीय आवर्धन क्या होता है, इस चीज को समझिए। जो हमारा प्रतिबिंब होता है और जो वस्तु होता है, इन दोनों के लंबाइयों के अनुपात को ही हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन, अर्थात रेखीय आवर्धन को m से लिखते हैं, और अगर प्रतिबिंब की लंबाई को हम I से मान लें और वस्तु की लंबाई को O से मान लें, तो यही हमारा होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र, और इसी को हमको प्रूव करना है। तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने सबसे पहले चित्र बनाया है। यहाँ पर एक वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में यहाँ पर ए बी रखा हुआ है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से चली गई। एक प्रकाश की किरण हमारी वक्रता केंद्र से गई, उसी मार्ग से वापस हो गई। प्रतिबिंब कहाँ बना, ए डैश बी डैश हमारा जहाँ कट करी, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या किया, यहाँ से एक डॉट डॉट लाइन द्वारा यहाँ पर इसको बढ़ा लिया और ध्रुव पी तक एक प्रकाश की किरण ले गई।
तो जब ध्रुव बी पर जाएगा तो यहाँ से ये परावर्तित होगा, तो परावर्तित होकर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। तो हमने पढ़ा है परावर्तन के नियम को। देखो बीच में ये जो हमारा मुख्य अक्ष है ये अभिलंब की तरह कार्य करने लगा। परावर्तन के नियम को हमने पढ़ा है, यही तो होता है, ये कोण और ये कोण बराबर होता है, अर्थात ये कोण और ये कोण बराबर होगा। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं परावर्तन के नियम से। क्या लिखेंगे? परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से क्या लिख सकते हैं? ए पी बी, कोण ए पी बी बराबर कोण बी पी ए डैश, कोण बी पी ए डैश, ये परावर्तन के नियम से बराबर हो गया। दूसरी चीज अगर यहां पर देखें तो ये जो कोण है और यहां पर ये जो कोण है ये दोनों समकोण है। देखो ए बी पी और उसके बाद में ए डैश बी डैश पी दोनों समकोण है। तो यहां पर हम लिखेंगे चूंकि कोण ए बी पी तथा कोण ए डैश बी डैश पी समकोणिक हैं, समकोणिक हैं। तो समकोणिक है तो इसके लिए हमने बताया था कि पहले त्रिभुज का जो हमारा पहले त्रिभुज का लंब है, इसका लंब पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर पहले त्रिभुज का आधार बटे दूसरे त्रिभुज का आधार। ये चीज हमने इसके जस्ट पहले की है। तो यहाँ पर पहले त्रिभुज हम इसको मानते हैं क्योंकि हमें आई बटा वी प्रूव करना, आई बटा ओ प्रूव करना है, यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई फिर वस्तु की लंबाई। तो पहला त्रिभुज हम इसको मानेंगे। तो पहला त्रिभुज इसको मानेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा जो इसका लंब होगा वो ए डैश बी डैश होगा, अर्थात यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश बटा ए बी, ए बी। यहाँ पर हमने इसका लंब और इसका लंब बटे में लिख लिया बराबर इस पहले त्रिभुज का आधार। तो हमारा क्या है? पी बी डैश। तो यहाँ पर हमारा ऊपर हो जाएगा पी बी डैश बटे और नीचे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ से P से लेकर B तक की दूरी, क्योंकि इस त्रिभुज का आधार ये है तो PB हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया PB। इतनी बात हो गई। अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर केवल और केवल मान रख देना है। यहाँ पर लिखा है A डैश B डैश। A डैश B डैश क्या है? यहाँ पर देखो A डैश B डैश क्या है? A डैश B डैश हमारी है प्रतिबिंब की लंबाई। तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है उसको लिखा जाता है V से। यहां पर हम लिख देते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई को हम लिखते हैं V से। और ध्यान दीजिए जो प्रतिबिंब की लंबाई को लिखा जाता है I से, क्योंकि लंबाई की बात की जाती है तो इसको हम I से लिखेंगे। और ये एक बात हमने बताया था जब चिन्ह परिपाटी आपको बता रहे थे कि इसके ऊपर का जो दूरी मापा जाएगा वो प्लस में होगा और इसके नीचे की जो दूरी होगी वो माइनस में होगी। तो ये नीचे वाली दूरी है तो इसको माइनस में लिखेंगे। और फिर हम वस्तु की लंबाई को लिख लेंगे, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई क्या है? ए बी है, तो ऊपर की ओर की दूरी है तो इसको हम प्लस से लिखेंगे, लेकिन जो वस्तु की लंबाई होती है उसको ओ से लिखा जाता है तो ओ से हो गया। उसके बाद में वस्तु की दूरी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी हमारी क्या है? P से लेकर B तक की दूरी। तो हमारी हो जाएगी PB बराबर, और वस्तु की दूरी को लिखा जाता है U से, तो ये U हो जाएगा। लेकिन चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस, क्योंकि ध्रुव के इस साइड की दूरी है तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हमारी क्या है? P से लेकर B डैश तक की दूरी, और ये भी इस तरफ है तो माइनस लगेगा, और वो जो प्रतिबिंब की दूरी होती है उसको V से लिखा जाता है। तो इतनी बात हो गई। तो हमारा जो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है PB डैश है, PB डैश का मान हमारा है माइनस। देखो यहाँ पर जो प्रतिबिंब की लंबाई है A डैश B डैश, यहाँ पर लिखा है A डैश B डैश, तो प्रतिबिंब की लंबाई है तो प्रतिबिंब की लंबाई माइनस है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस I। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है? AB। तो AB क्या है? वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई क्या दिया गया है? हमारा प्लस O। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा O बराबर, यहाँ पर लिखा है PB डैश। PB डैश कहाँ है? PB डैश। तो ये दूरी है, तो ये दूरी हमारी कौन सी है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी हमने लिखा है माइनस V से, तो माइनस V हो गया। और उसके बाद में हमारा अंतिम वाला जो है वो क्या है? PB है, अर्थात वस्तु की दूरी है। तो वस्तु की दूरी P से लेकर B तक की है, तो वस्तु की दूरी को हमने माइनस U से लिखा है।
माइनस यू हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा यम इजिकल टू आई अपान ओ इजिकल टू माइनस वी अपान यू, और यही हमारा होता है रेखीय आवर्धन का सूत्र। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बाकी दर्पण का कैसे पहचान किया जाएगा, इन सब सारी चीजों के बारे में हमने बता दिया है। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा। पूरा चैप्टर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।